हेलो बच्चों। तो बच्चों आज से हम जेई की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो ये पूरे एक साल जो भी बच्चे 2023 में एग्जाम देना चाहते हैं या उसके बाद के भी बच्चे है ना, यानी वो सभी बच्चे आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो आज हम 11th में सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। और इस पूरे सीरीज में अगर मैं बात करूं तो हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और कॉन्सेप्ट के अलावा अगर मैं बात करूं तो हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, जेई के रिलेटेड क्वेश्चन, यानी वो क्वेश्चन जो जेई में आ सकते हैं, और साथ में जेई के पूछे हुए क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं इस सीरीज में। तो सबसे पहले तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं यार मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट जब हम बात करते हैं तो ये कहानी पहले हमारे दिमाग में बार बार आती है कि भाई मोल है क्या, है ना। मोल है क्या, और इस मोल कॉन्सेप्ट का अगर मैं यूज की बात करूं, अगर मैं इसके यूज की बात करूं तो यहां पे ध्यान दो, इस मोल कॉन्सेप्ट का पूरे केमिस्ट्री में हम जब भी फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे मैक्सिमम, और कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी थोड़े बहुत, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में तो हर जगह आपको ये मोल आपके पीछा नहीं छोड़ने वाला है। और इसलिए इस मोल कॉन्सेप्ट का चीरहरण या कह ले इस मोल कॉन्सेप्ट के बारे में अंदर जाकर इस नंबर से खेलना जब तक हम सीख नहीं जाते हैं ना, जब तक हमें इस मोल वर्ड का डर लगा रहता है। जबकि ये मोल है बड़ा मतलब कह लो आसान चीजें, लेकिन बच्चे फिर भी कंफ्यूज क्यों रहते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन हम उस चीज को क्लियर करने की कोशिश करेंगे जिससे आपके मोल के रिगार्डिंग जितने भी डर हैं वो निकल जाए। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो मोल हमारा है क्या। एक मोल जो होता है ना, ये हमारा एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एंटिटीज, यानी मोल हमारा एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा। कौन से नंबर को? 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एंटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना लाजमी है। सबसे पहले तो ये समझ गए होंगे कि मोल हमें बता क्या रहा। तो मोल हमें एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा। एंटिटीज, जब मैं वर्ड बोलता हूं एंटिटीज, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, हाइड्रोजन, है ना, कुछ भी ले लो। किसी भी चीज का अगर ये नंबर इतना है, उस चीज का नंबर, तो हम उसको कहते हैं एक मोल एंटिटीज। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इसी नंबर को एक मोल क्यों कहा गया, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज कि मोल का यूनिट, मोल जो हमारा यूनिट है, इसकी यूज जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो सबसे पहले ध्यान दो, जब हम केमिस्ट्री में हम मेनली किसकी बात करते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, एलिमेंट्स, इनकी बात करते हैं। अब आपको पता है जो एटम होता है, अगर आप 2 ग्राम 4 ग्राम कार्बन ले लो तो उसमें कार्बन के एटम्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है एटम साइज में बहुत छोटा होता है। तो अगर हम 2 ग्राम भी अगर ले लें, 4 ग्राम भी ले लें, 10 ग्राम भी ले लें, तो उसमें बहुत सारा कार्बन का एटम्स होगा। तो इतना अगर करोड़ों अरबों नंबर बोल बोलकर उसका कैलकुलेशन करना फीजिबल नहीं था, इसलिए एटम्स के नंबर को, मॉलिक्यूल के नंबर को, या ऐसे सब्सटेंस जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, उनके नंबर को केमिस्ट्री में कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमें एक ऐसे लार्ज यूनिट की जरूरत थी जिससे हम उनका कैलकुलेशन इजीली कर सकें, और इसलिए हमें मोल की जरूरत हुई। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई इसी नंबर को एक मोल क्यों कहा गया। 6.022 इंटू 10 का पावर जो 23 एंटिटीज है, इसी नंबर को एक मोल क्यों कहा गया, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से एक बात बता दूं। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है बेटा कि हम लेते हैं केमिस्ट्री में जो हमारा मास के रिलेटेड जो हमारा रेफरेंस होता है, वो रेफरेंस हम लेते हैं कार्बन को, है ना। कार्बन 12 हमारा रेफरेंस एलिमेंट होता है। अगर मैं रेफरेंस एलिमेंट की बात करूं, तो रेफरेंस एलिमेंट हमारा कौन होता है? तो रेफरेंस एलिमेंट होता है कार्बन 12 आइसोटोप।
कार्बन 12 आइसोटोप को हम रेफरेंस एलिमेंट लेते हैं। और इसको रेफरेंस क्यों लिया गया, तो बहुत पहले अगर चले जाओ, बहुत पहले, हमें जेई निकालना यार, हिस्ट्री से मतलब नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा हिस्ट्री की बातें नहीं करता। लेकिन ये चूंकि मोल में बहुत बार लोगों के क्वेश्चन आते हैं, सर कार्बन 12 को ही रेफरेंस क्यों लेते हैं। इससे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी लिया गया। कार्बन 12 को रेफरेंस लेने से, जब इसको रेफरेंस एलिमेंट मानते हैं, रेफरेंस लेकर जब हम दूसरे एलिमेंट का, जब हम मास का कैलकुलेशन करते हैं, तो उनका मास, मैक्सिमम एलिमेंट का मास इंटीजर फॉर्म में आता है। यही रीजन है कि कार्बन 12 को हम रेफरेंस लेते हैं। बहुत पहले चल जाओ तो ऑक्सीजन को भी लिया जाता था, किसी और को भी ले सकते हो, लेकिन कार्बन 12 को लेने से मैक्सिमम एलिमेंट का जो था वो आपका एटॉमिक मास इंटीजर फॉर्म में आता था। यही रीजन है कि कार्बन 12 को हम रेफरेंस एलिमेंट के तौर पे लेते हैं। तो कार्बन 12 को रेफरेंस लिया गया। तो अब मैं बात कर रहा हूं इस नंबर को 1 मोल क्यों कहा गया। तो डेफिनेशन मोल का क्या आया, मोल, 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल is number of atoms present in 12 gram of carbon 12 isotopes, present in 12 gram of carbon 12 isotopes। यानी मोल, 1 मोल को वो नंबर बोला गया, 1 मोल को वो नंबर बोला गया। अगर हमने कार्बन 12 का रेफरेंस लिया तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स आए उसी नंबर को 1 मोल कहा गया। और 12 ग्राम कार्बन में इन 12 ग्राम कार्बन, इन 12 ग्राम कार्बन, इन 12 ग्राम कार्बन 12, नंबर ऑफ एटम्स is equal to 6.022 into 10 का पावर 23। मतलब आप समझ गए होंगे कार्बन 12 को रेफरेंस क्यों लिया गया। तो कार्बन 12 को रेफरेंस इसलिए लिया गया क्योंकि कार्बन 12 को रेफरेंस लेकर जब हम दूसरे एलिमेंट का मास का कैलकुलेशन करते हैं, दूसरे एलिमेंट के जब मास का कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट का मास इंटीजर फॉर्म में आ जाता है, इसलिए कार्बन 12 को रेफरेंस लिया गया। जैसा मैंने बताया हमें एक ऐसे लार्ज यूनिट की जरूरत थी जिससे हम केमिस्ट्री में कैलकुलेशन को आसान कर सकें, इसलिए कार्बन 12 को रेफरेंस लिया गया। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स आए उस नंबर को 1 मोल कहा गया। तो वो नंबर क्या था, 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो उस नंबर को 1 मोल बोला गया। अब ध्यान दो, मैं बार बार अगर ये कह रहा हूं कि इस नंबर, मोल इज ए नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल मतलब है बेटा, जैसे मान लो अगर मैं कहूं 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम इसको कह सकते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं बोलूं 6.022 इंटू 10 का पावर 23 प्रोटॉन्स, तो हम इसको बोल सकते हैं 1 मोल प्रोटॉन। यानी इस नंबर को 1 मोल बोला गया। अब वो एंटिटी कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं 6.022 इंटू 10 का पावर 23 न्यूट्रॉन्स, तो हम इसको बोल सकते हैं 1 मोल न्यूट्रॉन्स। सिमिलरली अगर मैं बोलूं 6.022 इंटू 10 का पावर 23 H2 मॉलिक्यूल्स, तो इसको हम बोल सकते हैं 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया होगा। अगर हमें दिया गया सपोज 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 10 सोडियम एटम्स, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 10 मोल सोडियम एटम। 10 मोल क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो इस नंबर को 1 मोल बोला गया, तो 1 इंटू 10 यानी 10 मोल सोडियम एटम। सिमिलरली अगर हमें बोला जाए 6.022 इंटू 10 का पावर 23 H2O मॉलिक्यूल्स, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 1 मोल H2O मॉलिक्यूल्स। यानी
हम एटम ले, मॉलिक्यूल ले, कंपाउंड ले, इलेक्ट्रॉन ले, प्रोटॉन ले, न्यूट्रॉन ले, मोल एक नंबर है और इस नंबर को ही एक मोल क्यों बोला गया उसका जवाब मैं दे चुका हूं। हमारा रेफरेंस एलिमेंट कार्बन 12 होता है, तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ इंटिटीज, नंबर ऑफ एटम्स हैं, उस नंबर को एक मोल बोला गया। तो ये एक, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको पता है किलोमीटर, हम जब किलोमीटर बोलते हैं तो किलोमीटर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है यार? किलोमीटर हमें 1000 मीटर को रिप्रेजेंट करता है। डजन किसको रिप्रेजेंट करता है? डजन हमें 12 को रिप्रेजेंट करता है। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, क्या जो हमने पढ़ा इससे क्या हम ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 का पावर 23। मैं इसको समझाऊंगा कैसे बोल सकते हैं, ये भी मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं, लेकिन पहले आराम से समझना। क्या समझना? सबसे पहले आप ध्यान देना, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 नंबर को हम एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। और इस एवोगैड्रोस नंबर को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है। और इसलिए हम नंबर ऑफ मोल्स का हमारा फॉर्मूला हम इसी को क्या लिख सकते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स होगा हमारा नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। और अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया गया हो तो हम नंबर ऑफ एंटिटीज भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ एंटिटीज क्या होगा? नंबर ऑफ एंटिटीज होगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ एंटिटीज निकालना हो तो मोल को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमें नंबर दिया गया हो, मोल निकालना हो, तो नंबर को हम एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। कई बार बच्चों आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आता क्योंकि आप इसको रटते हो, लेकिन जैसा कि मैंने आपको हमेशा बोला रखा है कि भाई आपको ना कॉन्सेप्ट रटने नहीं है, कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। सबसे पहले ये ध्यान दो, हमें पता है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। समझना, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि भाई 5000 मीटर को किलोमीटर में बदलो, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर 5000 मीटर को किलोमीटर में बदलना है ना, तो हम 5000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा हो गया 5 किलोमीटर। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आपने मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से ही क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमें चेंज करना था किसमें? किलोमीटर में। अब किसको चेंज करना था? मीटर को चेंज करना था किलोमीटर में। तो चूंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, इसलिए मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली अगर मैं कहूं 1 मोल हमारा किसके बराबर होता है, तो मैं कहूंगा भैया Na एंटिटीज के बराबर होता है। Na एंटिटीज किसको कहते हैं? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 को। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि भाई मान लो 6.022 इंटू 10 का पावर 24 एंटिटीज है। अब इसको मोल में बदलो तो क्या करोगे? आपको पता है 1 मोल इस नंबर के बराबर होता है, तो अगर हमें नंबर को मोल में बदलना है तो हम क्या करेंगे? नंबर को 1 मोल के नंबर से डिवाइड करेंगे। जैसे किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता था, तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते थे? 1000 से डिवाइड करते थे। सिमिलरली एंटिटीज को अगर हमें मोल में चेंज करना है तो हम इससे डिवाइड करेंगे, और ये हमारा आ गया 10 मोल्स। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से भी फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपके दिमाग में ना ये चीजें बैठ जाए, क्योंकि आप जेई एस्पिरेंट हो। जेई एस्पिरेंट का दिमाग चलना चाहिए, ना कि आपका पेन चलना चाहिए, है ना। आप एक समय में 2 काम कर सकते हो।
एक समय में एक ही काम कर सकते हो, है ना, या तो आप पेन चला सकते हो या दिमाग को चला सकते हो। तो जेई एस्पिरेंट को हमेशा दिमाग फास्ट चलना चाहिए, पेन स्लो चलना चाहिए। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे मैंने बोला भाई कि मान लो 1 डजन जो है वो हमारा 12 इंटिटीज के बराबर है, 1 डजन। अब मैं आपसे कहूं कि भैया आप मुझे बताओ, अगर 42 बनाना है तो इसको डजन में चेंज करो, फिर वही काम करोगे। आपको पता है एक डजन 12 नंबर के बराबर है, तो नंबर को डजन में चेंज करना है तो एक डजन जितने नंबर के बराबर है उस नंबर से आप डिवाइड करोगे और आप कहोगे सर इतना डजन होगा। यही काम आप यहां भी कर रहे हो। जैसे मैंने बताया एक डजन 12 नंबर के बराबर है, तो नंबर को अगर डजन में चेंज करना है तो नंबर को किससे डिवाइड करोगे? नंबर को उस नंबर से डिवाइड करोगे जो कि एक डजन के बराबर होता है। वैसे ही नंबर को मोल से में कन्वर्ट करना है तो नंबर को उस नंबर से डिवाइड करेंगे जो नंबर एक मोल के बराबर होता है। यह हमारा बिना याद किए हो गया। अब इसी को मैं फॉर्मूला कहूं कि कैसे ये आया, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, एवोगैड्रोस नंबर जो होता है वो कितने मोल के बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है। अगर मैं कहूं एक नंबर हमारा कितने मोल के बराबर होगा, तो 1 बाई एवोगैड्रोस नंबर इतना मोल के बराबर होगा। और अगर मैं आपसे कहूं अगर नंबर n है तो n नंबर कितने मोल के बराबर होगा? 1 बाई Na इंटू n मोल्स। ये हो गया आपका फॉर्मूला। कैसे आया उसका मैंने तरीका बता दिया। ये कितना आ गया? n बाई Na मोल्स। यानी अगर हमें नंबर n दिया गया होगा तो n नंबर में मोल कितना होगा? नंबर बाई एवोगैड्रोस नंबर, जो कि मैंने बताया नंबर को हम एवोगैड्रोस नंबर से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि 1 मोल एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है। हम नंबर को डजन में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि एक डजन 12 नंबर के बराबर होता है। हम मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि भैया 1 मीटर जो होता है वो हमारा 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, अब मैं आपसे कहूं 450 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, तो आप क्या करोगे? 450 को 100 से डिवाइड कर दोगे। क्यों 100 से किया? सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपने 100 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसलिए जब भी हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा तो हमें उससे 100 से डिवाइड करना होगा। सेम काम मैंने बताया कि 1 मोल हमारा एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है, तो अगर हमें नंबर को मोल में चेंज करना है तो हम नंबर को उस नंबर से डिवाइड करेंगे जो 1 मोल का नंबर होता है। नंबर को मोल में चेंज करना है तो नंबर को हम उस नंबर से डिवाइड करेंगे जो 1 मोल का नंबर होता है। अगर हमें मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो मीटर को हम उस नंबर से डिवाइड करेंगे जो 1 किलोमीटर में जितना मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो हम उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो हम उसे 100 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला जो मैंने बताया कि अगर आपको मोल दिया हो तो मोल से नंबर और नंबर से मोल हम कैसे निकाल सकते हैं। एवोगैड्रोस नंबर को ही 1 मोल क्यों कहते हैं, इसका भी जवाब मैंने आपको दे दिया। अब जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया, सपोज मैंने दिया यार 3 इंटू 10 का पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन है। बेंजीन का इतना नंबर दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है इसको मोल में चेंज करो, तो क्या आप चेंज कर दोगे? सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन क्या होगा? नंबर बाई एवोगैड्रोस नंबर। ये क्या होगा? नंबर बाई एवोगैड्रोस नंबर। तो मॉलिक्यूल का नंबर है 3 इंटू 10 का पावर 24, एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो ये हमारा अप्रोक्स हो गया 5 मोल्स, है ना।
सिमिलरली अगर मान लो हमें क्वेश्चन कुछ अलग दिया गया है, हमें दिया गया है यार मान लो 3.5 मोल्स ऑफ हीलियम एटम्स, 3.5 मोल्स ऑफ हीलियम एटम्स हमें दिया गया है। हमें क्या दिया गया है यार, हमें दिया गया है 3.5 मोल्स ऑफ हीलियम एटम्स। तो अब इसे हमें नंबर ऑफ एटम्स में बदलना है। तो आपको पता है नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, तो नंबर ऑफ एटम्स होगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स हमारा 3.5 है और एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 का पावर 23 है। तो ये हमारा लगभग अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, 2.1 इंटू 10 का पावर 24 हीलियम एटम्स। तो ये हमारा तरीका हुआ मोल को नंबर और नंबर को हम मोल में कैसे चेंज कर सकते हैं, और आपको इसी नंबर को एक मोल क्यों कहा गया ये बातें मैंने बताई। मोल का जरूरत क्यों था, क्योंकि केमिस्ट्री में हम बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो उसके कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमें एक लार्ज यूनिट की जरूरत थी। लार्ज यूनिट क्यों चाहिए, सपोज अगर मान लो हमें एक पेन का लेंथ मेजर करना है तो हमें छोटा यूनिट चाहिए, सेंटीमीटर जैसा। अगर मान लो हमें यहां से पटना का डिस्टेंस, मान लो दिल्ली से पटना का डिस्टेंस आपको मेजर करना है, तो ये डिस्टेंस ज्यादा है तो हमें यहां बड़ा यूनिट की जरूरत होती है, इसलिए हम किलोमीटर माइल्स में चीजों को मेजर करते हैं। वैसे ही एटम्स का नंबर बहुत, आपको पता है एटम्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमें एक लार्ज यूनिट की जरूरत थी और उस लार्ज यूनिट को हम मोल लेते हैं। मोल को डिफाइन कैसे किया गया वो भी हमने समझ लिया। तो क्या इतनी बातें क्लियर हैं कि मोल एक नंबर है, मोल एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कितने नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इंटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब चलो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात सब एटॉमिक पार्टिकल्स से रिलेटेड मैं कुछ बातें आपको बताता हूं, है ना। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सब एटॉमिक पार्टिकल। क्योंकि ध्यान दो, मोल कॉन्सेप्ट जो चैप्टर है ना बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड का नंबर का, मास का कैलकुलेशन करते हैं। और आपको पता है कोई भी एटम, मॉलिक्यूल किससे बनता है, मॉलिक्यूल एटम से बनता है। एटम किससे बनता है, एटम हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। तो अगर हमें एटम का कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स का पता होना चाहिए। अगर हमें मॉलिक्यूल का कैलकुलेशन करना है तो हमें एटम के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तभी हम उन चीजों को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में। अब यहां पे ध्यान देंगे, अब यहां पे हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो अगर हम इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के पास दो चीजें होती हैं यार, इलेक्ट्रॉन के पास दो चीजें होती हैं, चार्ज और मास। अब हमें यह जानना है कितना चार्ज और कितना मास। तो अगर मैं इसके एक्चुअल मास की बात करूं तो एक्चुअल मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हमारा लगभग कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का हमारा मास जो होता है वो हमारा लगभग 9.1 इंटू 10 का पावर -31 केजी होता है। ये हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें इस चैप्टर में एटम, मॉलिक्यूल का कैलकुलेशन समझना है, उसके मास को कैलकुलेट करना है। और एटम बनता है सब एटॉमिक पार्टिकल से, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मास अगर हमें पता है तो उनको हम ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमें ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगा, एक एटम का मास निकल जाएगा। अगर हमें एटम के मास को कैलकुलेट करना है तो हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मास के बारे में पता होना चाहिए। वैसे ही अगर मैं चार्ज की बात करूं तो इसका एक्चुअल चार्ज क्या होता है, एक्चुअल चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन पे एक्चुअल चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलॉम। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए,
एक एक एटम्स में, एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम रिलेटिव मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो जीरो एज्यूम करते हैं। रिलेटिव मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हम इसको क्या लेते हैं, इसको हम जीरो लेते हैं। मैंने बोला क्या इलेक्ट्रॉन को बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल मास जीरो होता है, क्या इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल मास जीरो होता है? नहीं होता। लेकिन हम इसके रिलेटिव मास को जीरो क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव मास को जीरो एज्यूम करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूं रिलेटिव चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो रिलेटिव चार्ज होता है उसको हम कितना लेते हैं? वो हम -1 लेते हैं, जो आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा यार। क्लोरीन पे चार्ज -1, तो आपको पता है चार्ज का तो यूनिट होता है बेटा, तो क्लोरीन पे -1 है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, तो ये चार्ज कौन सा चार्ज है? ये चार्ज हमारा रिलेटिव चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज -1, एक इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास 0, और अगर आपसे पूछा जाए एक इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल मास और एक्चुअल चार्ज, तो वो तो पता ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास 0 क्यों होता है? क्योंकि एक एटम में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। एक एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लो हम दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल यानी प्रोटॉन की बात करते हैं, है ना। दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल हम प्रोटॉन की बात करते हैं, तो यहां पे आप ध्यान देंगे, अगर मैं कहूं एक्चुअल मास ऑफ वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का एक्चुअल मास क्या होता है? तो ये हमारा 1.726 इंटू 10 का पावर -27 kg होता है। तो आप देख सकते हो प्रोटॉन के मास के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम था, इसलिए हम उसके मास को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करते हैं। इस बात को समझना, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो किसी बाइक के दुकान पे जाते हो, अगर वो बाइक की कीमत 1 लाख है, तो 1 लाख में अगर आप उसको 5 रुपए कम भी दोगे तो वो आपको बाइक दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि 1 लाख के रेस्पेक्ट में 5 रुपए की वैल्यू नेग्लिजिबल है। लेकिन क्या आप अगर एक 5 स्टार का चॉकलेट 5 रुपए का खरीदने जा रहे हो, अब ये मत कहना सर अब 5 रुपए का चॉकलेट नहीं आता, अब नहीं आता, एग्जाम्पल ले रहे हैं यार, है ना। तो अगर एक चॉकलेट 5 स्टार का मान लो 5 रुपए का है, तो अगर वो 5 रुपए का चॉकलेट है, आप कहो सर 5 रुपए तो नेग्लिजिबल है यार, इसको फ्री में दे दो, क्या वो देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि 5 रुपए का चॉकलेट है, 5 रुपए के रेस्पेक्ट में 5 रुपए की वैल्यू नेग्लिजिबल नहीं है, लेकिन 1 लाख के रेस्पेक्ट में 5 रुपए की वैल्यू नेग्लिजिबल है। तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव मास को हम 0 लेते हैं, है ना। अब चलिए अगर मैं आपसे कहूं यार ये सब एटॉमिक पार्टिकल के आप डेटा को देख लें, एक्चुअल चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे एक्चुअल चार्ज कितना होता है? +1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलॉम। ठीक है, अब मैं आपको कहूं रिलेटिव मास ऑफ वन प्रोटॉन, रिलेटिव मास ऑफ वन प्रोटॉन हमारा कितना होता है? तो ये लगभग 1 होता है। रिलेटिव चार्ज ऑन वन प्रोटॉन हमारा कितना होता है? तो ये हमारा +1 होता है ना। अब चलिए हम थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल यानी न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन का एक्चुअल चार्ज और एक्चुअल मास कितना होता है? तो न्यूट्रॉन की अगर बात करें
तो एक्चुअल मास ऑफ वन न्यूट्रॉन जो हमारा होता है वो हमारा लगभग होता है 1.675 इंटू 10 का पावर -27 kg। चलिए अगर मैं बात करूं एक्चुअल 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 चार्ज ऑन वन न्यूट्रॉन, तो ये हमारा 0 होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस होता है, यानी एक एटम में चार्ज का कंट्रीब्यूट कौन करता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और मास का मेजर कंट्रीब्यूटर कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में क्या होता है? नेग्लिजिबल। ये बातें आपको बार बार मैं याद दिला रहा हूं ताकि आपको ये चीजें ध्यान में रहे। अब चलिए अगर मैं रिलेटिव की बात करूं तो आप मुझे बताओ रिलेटिव मास ऑफ वन न्यूट्रॉन हमारा कितना होता है? तो न्यूट्रॉन का मास लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, तो रिलेटिव मास हम न्यूट्रॉन का भी 1 लेंगे। अगर मैं आपसे कहूं रिलेटिव चार्ज ऑन वन न्यूट्रॉन, तो वन न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कितना होगा? 0। जब इस पे चार्ज ही 0 है तो रिलेटिव चार्ज का वैल्यू भी क्या होगा? 0 होगा। अब चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं जो इस चैप्टर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। तो मैं यहां स्टार मार्क कर देता हूं। यहां पे आपको ध्यान देना है मास ऑफ प्रोटॉन लगभग इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, और इस मास को हम लगभग कह सकते हैं हम कितना 1/Na ग्राम। Na कौन? एवोगैड्रोस नंबर जो मैंने बोला। तो एक प्रोटॉन का मास एक न्यूट्रॉन का मास लगभग 1/Na ग्राम के बराबर होता है, और इसी 1/Na ग्राम के जो बराबर होता है इसी को हम लगभग कह सकते हैं 1 AMU, या आप इसी को 1U कहते हो, एटॉमिक मास यूनिट, या 1U मतलब यूनिफाइड मास। तो एक प्रोटॉन के मास को हम एक यूनिट कहते हैं। क्यों? क्योंकि एटम, कोई भी एटम हो, मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड हो, वो बनेगा किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग इक्वल होता है, तो इसलिए एक प्रोटॉन के मास को एक यूनिट मास बोल दिया गया। एक प्रोटॉन के मास को या एक न्यूट्रॉन के मास को एक यूनिट मास बोला गया, और वो यूनिट मास जो होता है वो हमारा लगभग 1/Na ग्राम के बराबर होता है। आई बात समझ में? यानी अगर मैं यहीं से एक और पॉइंट आपको कहूं तो क्या आप बोल सकते हो ये हमने बात की है किसके लिए? फॉर 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के लिए हमने ये बातें की। अब ध्यान दो, अगर मैं कहूं Na प्रोटॉन लगभग बराबर होगा, सॉरी, अगर मैं कहूं मास ऑफ Na प्रोटॉन हमारा लगभग बराबर होगा किससे? ये लगभग बराबर किसके होगा? मास ऑफ Na न्यूट्रॉन, है ना। तो एक प्रोटॉन का मास 1/Na ग्राम, तो Na प्रोटॉन का मास इसको Na से मल्टीप्लाई करेंगे और ये लगभग आ जाएगा हमारा 1 ग्राम। यानी Na प्रोटॉन जिसको हम 1 मोल कहते हैं ये हमारा लगभग 1 ग्राम के बराबर हुआ। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन, Na को क्या कहते हैं बेटा? 1 मोल। तो मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन लगभग इक्वल होगा मास ऑफ 1 मोल न्यूट्रॉन के, और ये मास हमारा लगभग बराबर होगा किसके? 1 ग्राम के बराबर होगा, है ना। तो प्रोटॉन के मास को आप एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके देखना, वो वैल्यू लगभग 1 ग्राम के बराबर आता है। तो ये आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बात, ये 9th 10th में आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैंने यहां इसलिए बता दिया क्योंकि इस चैप्टर में हम एटम क्या कैलकुलेशन देखेंगे, और एटम का जब हम कैलकुलेशन देखेंगे तो आपको पता है कि एटम के कैलकुलेशन में आपको एक एटम बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, इसलिए हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने यहां पे आपको डिस्कस कर दी ताकि इसका यूज आगे हम कर सकें। तो ये हमने अभी देखा मोल कॉन्सेप्ट की बातें।
अब हम आगे बढ़ते हैं यार, आगे हम बढ़ते हैं, इसी को हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। जो मैंने 1 AMU बोला, तो एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम 1U भी कहते हैं, ये लगभग किसके बराबर होता है, 1/Na ग्राम के बराबर होता है। और ये मास लगभग हमारा एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। क्या ये बातें क्लियर हैं? अब चलिए, ये बातें आपको क्लियर है तो हमने मोल के बारे में तो पढ़ लिया, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं इस चैप्टर में। अब अगला टर्म आता है बेटा, दैट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का हम एटॉमिक मास की बात करते हैं, यानी कोई भी एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक मास जो है वो हमारा क्या बताता है। देखो ध्यान दो, एटॉमिक मास जो होता है बेटा, ये एक एटम का मास होता है। इट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, है ना। किसी एलिमेंट के एक एटम के मास को, किसी एलिमेंट के एक एटम के मास को हम कहते हैं एटॉमिक मास। ये बातें याद रखनी है। जैसे मोल मतलब एक मोल क्या है, नंबर है। कितने नंबर, एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 का पावर 23। वैसे ही अगर आपसे कहा जाए एटॉमिक मास क्या होता है, तो एटॉमिक मास बेटा सिंपल, किसी भी एलिमेंट के एक एटम, कोई भी एलिमेंट है उसका एक एटम का जो मास होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं एटॉमिक मास। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, है ना। सबसे पहले तो इसका यूनिट ले लें। इसका यूनिट हम जनरली जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं AMU या U, है ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, है ना। अब एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैं आपको लेता हूं यार कि मान लो हमने दिया है सोडियम एलिमेंट दिया गया है। अब इस सोडियम एलिमेंट का एक एटम का मास हमें निकालना है और एक एटम के मास को हम कहते हैं एटॉमिक मास। एक एटम के मास को क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। अब ध्यान दो, अब ये 11 और 23 क्या बताता है बेटा, आपने ऑलरेडी ये चीजें 9th 10th में पढ़ी होगी। हम अगर मैं यहां से बोलूं तो ये 23 हमें किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को। मास नंबर किसके बराबर होता है, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है। ये 11 क्या है, 11 हमारा होता है, नीचे जो आपको नंबर है ये हमारा एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहूं एटॉमिक मास ऑफ सोडियम निकालो, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम बताओ कितना होगा, तो आपने देखा सोडियम एलिमेंट का मास नंबर हमारा 23 है। मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर होता है। अब आप बताओ, अगर हमें किसी एलिमेंट का एक एटम का मास निकालना है तो क्या हम उस एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ऐड कर दें, बताना। क्योंकि एक एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी एक एटम का मास अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम सिंपली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को कैलकुलेट कर दें तो हमें एक एटम का मास निकल जाएगा। अब एक एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है वो होता है मास नंबर, और सोडियम का मास नंबर 23 है। यानी सोडियम के एक एटम में 23 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर है। 23 अकेला प्रोटॉन अकेला न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर का जो सम है वो 23 है। अभी आपने देखा एक प्रोटॉन का मास 1 AMU होता है, एक न्यूट्रॉन का मास 1 AMU होता है। तो आप बताओ, अगर किसी एटम में 23 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो उस एलिमेंट के एक एटम का मास क्या 23 AMU होगा या नहीं होगा? क्या इस AMU को मैंने बताया था 1 AMU हमारा 1/Na ग्राम के बराबर होता है।
तो एटॉमिक मास को हम ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं। क्या ये बातें समझ में आई? मैंने बोला किसी एलिमेंट के एक एटम का मास कैलकुलेट करने का मतलब क्या हुआ? किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास कैलकुलेट करने का मतलब हुआ उस एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है उनके मास को ऐड कर दें। अब हमने देखा इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, यानी हमें एक एटम का मास कैलकुलेट करना है तो बेसिकली उस एटम में जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उसके मास को हम अगर ऐड कर दें, अगर उसके मास को हम ऐड कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा? उस एटम का मास निकल जाएगा, एक एटम का मास। अब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का मास मैंने अभी बताया कि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का मास लगभग 1 AMU होता है। तो अगर किसी एटम के अंदर 23 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, हर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास 1 AMU होता है, तो 23 प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास कितना होगा? 23 AMU। AMU का मतलब 1/Na ग्राम। जैसे मैं और एग्जांपल देता हूं, अब जैसे मान लो मैंने दिया आर्गन 40, अब इसका मैं आपसे कहूं कि भाई एटॉमिक मास बताओ आर्गन का क्या होगा, है ना, सपोज, तो आपको पता है ये 40 ऊपर जो दिया जाता है ये क्या होता है? ये होता है हमारा मास नंबर। मास नंबर किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के नंबर को, किसी एक एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर का जो सम होता है उसको हम कहते हैं मास नंबर, जो कि हमें आर्गन का पता है 40 होता है। अब कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा? तो बेटा ये हर एटम का फिक्स होता है जो हमें याद करना है ना। बेसिकली ये आपके एग्जाम में भी दिया गया होगा कि आर्गन का मास नंबर 40 होता है। ये तो आपको कैसे पता चलेगा? या तो आप जा करके देखोगे, है ना, एक्सपेरिमेंट करके पता करोगे। ये आपको एज्यूम करना है, ये आपको पता है, ये आपके एग्जाम में ये डेटा आपको दिया जाएगा। 18 क्या बता रहा? तो ये नीचे वाला जो नंबर होता है ये हमारा एटॉमिक नंबर बताता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एटॉमिक मास ऑफ आर्गन बताओ, तो आपको पता है आर्गन के, हमें एटॉमिक मास का मतलब आर्गन के एक एटम का मास बताना, और आर्गन के एक एटम का मास बताने का मतलब हुआ आर्गन के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उसके मास का सम बताना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। तो अगर हमें एक आर्गन एटम का मास बताना है, एटॉमिक मास एक एटम का मास होता है, तो आर्गन के एक एटम का मास निकालने का मतलब आर्गन के एक एटम में जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उसका मास बताना। और आर्गन के एक एटम में 40 न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, हर न्यूट्रॉन का मास 1 AMU, तो 40 न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास कितना होगा? 40 AMU। यानी मास नंबर में आप AMU लगा दो, क्या निकल जाएगा? एटॉमिक मास। इसी को हम ग्राम में चेंज करना चाहें तो 1 AMU 1/Na ग्राम के बराबर होता है। तो ये हमारा निकल गया एटॉमिक मास। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल दे देता हूं मैं, फिर इसके बाद एटॉमिक मास से रिलेटेड मैं फॉर्मूले की बात करूंगा। अब जैसे मान लो मैं आ जाता हूं कोई और एटम पे, है ना, सपोज मैं नाइट्रोजन पे आ जाता हूं। नाइट्रोजन का दिया गया है मान लो 7 और 14। अब मान लो हमें नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बताना है। फिर वही कहानी, ये जो ऊपर है वो ये ऊपर वाला नंबर किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है? ऊपर वाला नंबर हमें मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मास नंबर किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है। ये नीचे वाला जो नंबर है वो किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है? तो ये हमारा एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। हमें क्या निकालना है नाइट्रोजन का? तो हमें नाइट्रोजन का निकालना है एटॉमिक मास। हमें नाइट्रोजन का क्या निकालना है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास होता क्या है? एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या हुआ? हमें नाइट्रोजन का एक एटम का मास निकालना है, और नाइट्रोजन के एक एटम में होगा कौन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी बेसिकली हमें क्या निकालना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास निकालना है। नाइट्रोजन के एक एटम में 14
14 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, हर प्रोटॉन हर न्यूट्रॉन का मास 1 AMU, तो 14 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास कितना होगा 14 AMU। और इसी को हम ग्राम में क्या लिख सकते हैं 14 इंटू 1/Na ग्राम। तो ये हो गया किसी भी एलिमेंट का अगर हमें मास नंबर पता है तो हम उससे इजीली एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास बेटा होता क्या है, तो किसी भी एलिमेंट का एक एटम के मास को ही हम एटॉमिक मास कहते हैं। और एक एटम में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रही होगी, है ना। अब चलिए हम एटॉमिक मास से रिलेटेड अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, सपोज एटॉमिक मास से रिलेटेड अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि एटॉमिक मास एटम का मास होता है, तो अगर नंबर ऑफ एटम्स क्या हम लिख सकते हैं मास बाय एटॉमिक मास। फिर वही कहानी यार, मैं आपको बोलूं कि भाई मास को एटॉमिक मास से हमने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि एक अगर हमें मास को एटम में बदलना है, मास को अगर हमें एटम में बदलना है तो मास को हम किससे डिवाइड करेंगे, मास को हम एक एटम के मास से डिवाइड करेंगे। जैसे नंबर को हमें मोल में बदलना है तो नंबर को हम किससे डिवाइड करेंगे, जो एक मोल का नंबर, एक मोल जिस नंबर के बराबर होगा अगर उस नंबर से हम नंबर को डिवाइड कर दे तो एक मोल निकल जाएगा। अगर मीटर को हमें किलोमीटर में बदलना है तो मीटर को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे, जो एक किलोमीटर में जितना नंबर होता है उससे डिवाइड करेंगे। वैसे ही अगर हमें मास को नंबर ऑफ एटम्स में बदलना है तो हम मास को किससे डिवाइड करेंगे, तो उस मास से डिवाइड करेंगे जो एक एटम का मास होता है, और एक एटम का मास होता है एटॉमिक मास। ये हो गया फॉर्मूला, मैंने बताया कैसे आप समझ सकते हैं। अदरवाइज आप इस तरीके से भी चीजों को याद कर सकते हो। आपको पता है यार एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास कितने एटम का मास होता है, एक एटम का। यानी एटॉमिक मास में कितने एटम्स होंगे, एटॉमिक मास में एक एटम होगा। एटॉमिक मास कितने एटम का मास होता है, एक एटम का। अगर मैं कहूं वन मास कितने एटम का होगा, तो वन मास होगा 1/A एटम का। और अगर मैं कहूं m मास कितने एटम का होगा, तो m मास होगा m/A एटम का। यानी आपका नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या आ गया, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या आ गया m/A। हाँ, m क्या है मास और a क्या है एटॉमिक मास। तो या तो आप इस यूनिटरी मेथड से फॉर्मूला को समझ लो, या दूसरा तरीका मैंने बताया कि मास को अगर हमें नंबर में चेंज करना है, नंबर ऑफ एटम में, तो मास को हम उस मास से डिवाइड करेंगे जो एक एटम का मास होता है। एक एटम का मास एटॉमिक मास होता है। यानी अगर हम मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स। अब चलिए इसी से एक दूसरा फॉर्मूला भी हमारा बन जाएगा। मास जो होगा वो किसके बराबर होगा, मास होगा हमारा नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास। यानी अगर एटम का नंबर दिया गया हो तो हम मास निकाल सकते हैं, और अगर हमें मास दिया गया हो तो हम नंबर निकाल सकते हैं। साथ में नंबर अगर पता है तो हम मोल निकाल सकते हैं, और मोल पता है तो हम नंबर निकाल सकते हैं। नंबर यानी समझो, नंबर से हम मोल निकाल सकते हैं, मोल से हम नंबर निकाल सकते हैं, नंबर से मास निकाल सकते हैं, मास से नंबर निकाल सकते हैं। यानी नंबर, मोल और मास को हम आपस में रिलेट भी कर सकते हैं। आपको पता है ना, नंबर ऑफ एटम्स हमारा ये भी तो होता है बेटा, अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। नंबर ऑफ एटम्स हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो जब हमें नंबर ऑफ एटम्स हमारा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर होगा तो इन दोनों को रिलेट कर देंगे तो हम मास को मोल से भी रिलेट कर सकते हैं। और इस मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हमें यही काम करना है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये बातें आपने समझ ली, अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, अब जो हमने पढ़ा उसको हम रिलेट करते हैं। सपोज हमें दिया गया है 10 एटम्स ऑफ हीलियम, ठीक है।
अब इस 10 एटम्स ऑफ हीलियम हमने बोला नंबर ऑफ एटम को मास में रिलेट कर सकते हैं, तो आपको निकालना बेसिकली क्या है, मास ऑफ हीलियम एटम्स। नंबर से आपको मास निकालना है और साथ में हमने नंबर से मोल भी निकालना सिखाया है, तो आपको निकालना है मोल ऑफ हीलियम एटम्स। नंबर से मास और नंबर से मोल दोनों का रिलेशन हमने बताया है, तो आपको इस क्वेश्चन में यही काम करना है, नंबर से मोल और नंबर से मास को रिलेट करना है। अब ध्यान दो, हमें पता है अगर हमें मास निकालना है तो मास ऑफ हीलियम एटम्स क्या होता है, मास ऑफ हीलियम एटम्स क्या होगा, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इनटू एटॉमिक मास। यही फॉर्मूला हमने बताया था ना। अगर हम एक एटॉमिक मास क्या होता है, एक एटम का मास, तो एक एटम के मास को अगर हम n नंबर ऑफ एटम से डिवाइड करेंगे तो टोटल मास निकल जाएगा। एक एटम के मास को अगर हम नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल मास निकल जाएगा। अब ध्यान दो, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स है 10 और अगर हीलियम का मास नंबर 4 है तो एटॉमिक मास कितना होगा, 4 AMU। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 40 AMU। ये हमारा मास निकल गया। ठीक है, अब चलिए हम नंबर निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मैंने बताया था जिसका हमें नंबर ऑफ मोल निकालना है तो हम क्या करेंगे, नंबर को हम एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे। नंबर को एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, नंबर ऑफ मोल। तो हमारा हीलियम का नंबर ऑफ एटम 10 है, अगर 10 को हम एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ गया। यानी कोई एक चीज दिया जाए तो हम दूसरे चीज को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और इन दोनों में हमने रिलेशन को कैसे स्टैब्लिश किया तो वो भी आप यहां पे इजीली समझ सकते हो, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं, मैं एक और क्वेश्चन यहां पे दिखा दूं, यहां पे ध्यान दोगे। जैसे मान लो इस बार हमने मास दे दिया, सपोज हमने दे दिया यार 200 AMU ऑफ आर्गन, है ना, हमने दे दिया 200 AMU ऑफ आर्गन। अब मास से हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ आर्गन एटम्स। और आपको पता है नंबर अगर निकल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोल भी निकाल सकते हैं। तो इससे हमें निकालना है मोल ऑफ आर्गन एटम। नंबर और मोल हमें दोनों निकालना है ना। चलिए अभी हमने बताया नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, तो अगर हम मास को एक एटम के मास से डिवाइड कर दे तो नंबर निकल जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। मास क्या होता है, सॉरी नंबर ऑफ एटम क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। मास हमें दिया गया है 200 AMU और एटॉमिक मास हमें कितना दिया गया है, तो मास नंबर 40 है, तो 40 में हम AMU लगा देंगे तो एक एटम का मास निकल जाएगा। तो हमारा आर्गन एटम का नंबर आ गया 5। अब हमें मोल निकालना है, मान लो मोल ऑफ आर्गन एटम्स निकालना है। मोल क्या होता है, मोल होता है यार नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर को एवोगैड्रोस नंबर से हम डिवाइड कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने पूरे क्वेश्चन में आपको यह दिखाया कि मास को नंबर, नंबर को मास, मोल, इन सब में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जैसे एटॉमिक मास एक एटम का मास होता है, एवोगैड्रोस नंबर जो होता है ना, वो एक मोल के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ये कुछ भी हो सकता है। अगर 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको एक मोल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। 6.022 इंटू 10 का पावर 23 अगर ऑक्सीजन का नंबर है तो हम उसको एक मोल ऑक्सीजन बोलेंगे, है ना। तो जिसका भी नंबर हो, इस 6.022 इंटू 10 का पावर 23 नंबर को एक मोल कहते हैं। वो नंबर इलेक्ट्रॉन का है तो एक मोल इलेक्ट्रॉन, वो नंबर प्रोटॉन का है तो एक मोल प्रोटॉन, वो नंबर अगर न्यूट्रॉन का है तो हम उसको एक मोल न्यूट्रॉन कहेंगे। क्या इतनी बातें क्लियर है या नहीं है, आप मुझे बताओगे, है ना। अब चलिए हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो कि हमारा होगा ग्राम एटॉमिक मास, है ना, जिसको हम कहते हैं
मोलर मास ऑफ एटम्स, मोलर मास ऑफ एटम्स, या इसी को हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। इसी को क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। अब ध्यान दो, एटॉमिक मास, सिंपल एटॉमिक मास मैंने बताया ये एक एटम का मास होता है, लेकिन मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ये एक मोल एटम का मास होता है। इट इज मास ऑफ 1 मोल एटम्स। एक मोल एटम के मास को हम मोलर मास कहते हैं। मोलर मास, मोलर मतलब एक मोल का मास, मोलर मास ऑफ एटम मतलब एक मोल एटम का मास। अब हम इसको ये भी समझेंगे कि इसको हम ग्राम एटॉमिक मास क्यों कहते हैं। मोलर मास तो समझ में आ गया होगा, मोलर मतलब एक मोल, मोलर मास एक मोल का मास, मोलर मास ऑफ एटम मतलब एक मोल एटम का मास। तो एक मोल एटम के मास को हम मोलर मास कहते हैं। एक मोल का मतलब एवोगैड्रोस नंबर इतना अगर एटम होगा तो उस एटम के मास को हम मोलर मास कहेंगे। अब जैसे मैं इसको समझा दूं, इसका अगर मैं जनरली यूनिट की बात करूं तो ये एक मोल का मास होता है, इसका जनरल यूनिट होता है ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल का मतलब पर मोल, एक मोल का मास, इसलिए इसका यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। अब चलिए इसको एग्जांपल से हम चीजों को क्लियर करते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने दे दिया कैल्शियम 2040, आपको मैं बार बार समझा रहा हूं, क्या समझा रहा हूं यार, कि ये जो हमारा 40 है ये क्या होता है? मास नंबर। और मास नंबर हमारा किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर। तो अगर हमें इस कैल्शियम एटम का मास नंबर पता है तो हम इसका एटॉमिक मास बता सकते हैं। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, एटॉमिक मास का मतलब, एटॉमिक मास का मतलब एक एटम का मास, मास ऑफ 1 कैल्शियम एटम। एटॉमिक मास का मतलब एक एटम का मास। एक एटम का मास आपको पता है, कैल्शियम के एक एटम में 40 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। हर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास 1 AMU, तो 40 प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास कितना होगा? 40 AMU, है ना। अब चलिए, आपको पता है 40 AMU को क्या लिख सकते हैं? 40 इंटू 1/Na ग्राम। एमयू को मैंने ग्राम में चेंज करना बताया था। अब ध्यान दो, अगर मैं कहूं मोलर मास ऑफ कैल्शियम, मोलर मास ऑफ कैल्शियम एटम, मोलर मास का मतलब एक मोल का मास, और एक मोल किसको कहते हैं? Na को। यानी ये कह रहा मास ऑफ Na कैल्शियम एटम। एक मोल का मतलब Na एटम। अब एक एटम का मास है, एक एटम का मास है 40 इंटू Na ग्राम, ये एक एटम का मास हुआ। तो बताओ Na एटम का मास क्या होगा? इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, Na कैंसिल हुआ, ये कितना आ गया? 40 ग्राम। क्या आया? 40 ग्राम। और ये कितने मोल का मास है? एक मोल का, तो हम कहेंगे 40 ग्राम पर मोल। अब चूंकि ये आपका एक मोल का मास ग्राम में आ रहा, अगर हम मास नंबर को ग्राम में लिख दें, मास नंबर के साथ हम यूज कर लें ग्राम, तो ये एक मोल का मास होगा। इसलिए मोलर मास ऑफ एटम को हम ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। क्या ये बातें समझ में आई? बातें बस इतनी सी हैं यार। जब हम मोलर मास कहेंगे या ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे, ये एक मोल एटम का मास है, और जब मैं सिंपल एटॉमिक मास कहूंगा, ये हमारा सिंपल एक एटम का मास होगा। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? अगर है तो आप कमेंट करके मुझे बताओगे, है ना। अब चलिए इससे रिलेटेड मैं और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैं आपको दे दूं सोडियम, सोडियम 1123, आपने देखा इसका मैं अगर कहूं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम ये कितना होगा? 11 AM, सॉरी 23 AMU। इसी AMU को हम क्या लिख सकते हैं? 23 इंटू 1/Na ग्राम। अब एटॉमिक मास एक एटम का मास होता है, लेकिन हमें निकालना है एक मोल का मास। अगर मैं कहूं मोलर मास ऑफ सोडियम, तो मोलर मास ऑफ सोडियम क्या होगा? एक मोल का मास, और एक मोल Na नंबर के बराबर होता है।
तो एक एटम का मास अगर हमारा 23 इंटू 1/Na ग्राम है तो ये एक एटम का मास हुआ। और अगर हमें एक मोल यानी Na एटम का मास निकालना है तो इसको हम Na से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मास कितना आ गया 23 ग्राम। क्योंकि ये एक मोल का मास है तो इसको हम बोलेंगे 23 ग्राम पर मोल। अब बहुत सिंपल हो गया यार। मैं अब इसको आप शॉर्ट में मैं बताऊं तो आप इस तरह से चीजों को याद रखोगे। मैं अगर कहूं इसका मास नंबर कितना है 24। मास नंबर क्या होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर। हर प्रोटॉन हर न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1 AMU। तो अगर मैं मैग्नीशियम के एक एटम का मास कहूं एटॉमिक मास अगर मैं बोलूं मैग्नीशियम क्या होगा तो एक एटम में 24 न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। हर न्यूट्रॉन हर प्रोटॉन का मास 1 AMU। तो 24 प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास कितना होगा 24 AMU, जिसको हम लिख सकते हैं 24 इंटू 1/Na ग्राम, है ना। अब हमें मान लो मोलर मास निकालना है तो मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम क्या होगा तो मोलर मास मतलब एक मोल का मास। एक मोल मतलब Na नंबर। तो एक एटम का मास हमारा 24 इंटू 1/Na ग्राम है एक एटम का मास। तो बताओ Na एटम का मास कितना होगा इसको Na से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा एक मोल का मास आया। एक मोल का मास का यूनिट हम क्या लिखेंगे सिंपल 24 ग्राम पर मोल। क्या ये बातें क्लियर हैं। अब चलिए इससे रिलेटेड मैं आपको फॉर्मूले बता दूं। हमने मोलर मास को तो समझ लिया लेकिन मैं इससे रिलेटेड आपको फॉर्मूले को समझाता हूं, है ना। फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास बाय मोलर मास। मास बाय मोलर मास को हम क्या कहेंगे मास बाय मोलर मास को हम नंबर ऑफ मोल्स कहेंगे। फिर वही कहानी मैं आपको बताऊं मास को हम मोलर मास से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। हमें मास को चेंज करना है मोल में तो मास को हम उस मास से डिवाइड करेंगे जो एक मोल का मास होगा। जैसे हम मास को हमें नंबर में चेंज करना होता था। मास को अगर हमें नंबर में चेंज करना है तो मास को हम उस मास से डिवाइड करते थे जो एक एटम का मास होता था एक नंबर का मास होता था। वैसे ही अगर हमें मास को नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करना है तो मास को हम उस मास से डिवाइड करेंगे जो एक मोल का मास होगा। एक मोल का मास मोलर मास होता है तो मास बाय मोलर मास हमारा नंबर ऑफ मोल्स आएगा। यहीं से हमारा फॉर्मूला ये भी हो जाएगा कि मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला कहां से आया तो मैंने एक तरीका तो आपको ऑलरेडी समझाया है डायरेक्ट कि आप कैसे चीजों को लिंक कर सकते हो। दूसरा तरीका आपका यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड क्या है सिंपल आपको पता है मोलर मास जो होता है ये एक मोल एटम का मास है। तो अगर मैं कहूं एक ग्राम में कितने मोल एटम होगा 1/m मोल एटम होगा। और अगर मैं कहूं W ग्राम मास में कितना एटम होगा तो आप कहोगे W/m मोल्स होगा। तो W मास में कितना मोल आया W मास में कितना मोल आया W मास में आपका W/m मोल आया। जहां पे W क्या है मास और M क्या है मोलर मास। ये हो गया हमारा यूनिटरी मेथड से फॉर्मूला को डिराइव करना। और दूसरा मैंने तरीका बताया कि अगर हमें मास को नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करना है तो आप मास को उस मास से डिवाइड करो जो एक मोल का मास है। जैसे मैंने बताया मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो मीटर को उस नंबर से डिवाइड करोगे जो एक किलोमीटर में जितना मीटर होता है ना उतने नंबर को अगर हम मीटर से डिवाइड कर दें तो हम मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। सिमिलरली नंबर को मोल में चेंज करना है तो नंबर को हम उस नंबर से डिवाइड करेंगे जो एक मोल का नंबर होता है। अगर हमें मास को नंबर ऑफ एटम में चेंज करना है तो मास को हम उस मास से डिवाइड करेंगे जो एक एटम का मास होता है। अगर मास को हमें मोल में चेंज करना है तो मास को हम उस मास से डिवाइड करेंगे जो एक मोल का मास होता है। क्या इतनी बातें क्लियर हैं। तो अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो ये हमने आपको चीजें देखा मोलर मास से रिलेटेड। अब मैं इस पे क्वेश्चन दिखा देता हूं। जैसे मान लो हमने दिया क्या दिया 20 ग्राम ऑफ हीलियम। अब ध्यान दो ये आपको हीलियम का एटॉमिक मास और
सॉरी एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता होगा। अब जैसे ये दिया तो मैंने क्या बोला, मास नंबर में आप ग्राम पर मोल लगा दो तो मोलर मास निकल जाएगा। मोलर मास ऑफ हीलियम क्या होगा, तो इसका मास नंबर 4 है, इसमें ग्राम पर मोल लगा दो तो ये निकल गया। अब मोलर मास निकल गया तो आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास बाई मोलर मास। मास है 20, मोलर मास है 4, ये हमारा आ गया 5 मोल्स। अब चलो मास हमें दिया गया था, नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। मैंने बताया मास, नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ एटम्स, ये तो आप इजीली निकाल सकते हो। नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, तो नंबर ऑफ एटम्स मैंने बताया था ये होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब नंबर ऑफ मोल्स 5 है, एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसका मतलब 20 ग्राम हीलियम में इतने हीलियम के एटम्स होंगे। तो मास दिया गया होगा तो उससे हम मोल और नंबर निकाल सकते हैं, नंबर दिया गया होगा तो उससे हम मास और मोल निकाल सकते हैं, मोल दिया गया होगा तो उससे हम मास और नंबर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बाकी चीजें जो हैं वो हम लोग अगले क्लास में इससे आगे की कहानी को देखेंगे। अब जैसे मान लो मैंने बोला कि हमें मान लो दिया गया है 92 ग्राम ऑफ सोडियम, है ना। अब इसमें फिर वही कहानी, मास नंबर 23 है तो आपको पता है मोलर मास ऑफ सोडियम क्या होगा, मोलर मास ऑफ सोडियम क्या होगा, 23 ग्राम पर मोल, है ना। अब यहां से अगर मोलर मास निकल गया तो अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स होता है बेटा मास बाई मोलर मास, और मास हमारा 92 है, मोलर मास हमारा 23 है, तो ये हमारा हो जाएगा 4 मोल्स। अब मोल निकल गया तो क्या हम नंबर ऑफ एटम्स नहीं निकाल सकते, तो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स जो होगा वो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ एटम होता है नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ मोल 4 है और एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतना हमारा सोडियम एटम्स हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो हमने कैलकुलेशन एटम के लिए किया था, अब सेम कैलकुलेशन हम मॉलिक्यूल के लिए भी करना सीखेंगे और आपको इस तरह से हम मोल कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की कहानी देखेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस लेक्चर में कुछ भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सारे जो नोट्स होंगे बेटा वो आपको स्कोर प्लस के ऐप पे अपलोड होते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।